नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी का शचीज एकेडमी में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं डिमांड फोरकास्टिंग में कौन कौन सी स्टेप्स होती हैं और कौन कौन से मेथड्स होते हैं। अब देखिए, पहले ही हमने डिस्कस कर लिया पिछले पार्ट में डिमांड फोरकास्टिंग होता क्या है, क्यों यूज करते हैं बिजनेसमैन इसे, और इसके टाइप्स क्या है, इसका स्कोप क्या है, ये सब हमने डिस्कस कर लिया था। और इसको कौन से फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं, मतलब डिमांड फोरकास्टिंग अगर डिमांड बढ़ती है, फोरकास्टिंग क्यों की जाती है, क्या इसके लाभ है, हमने सब समझ लिया है। देखिए, अब इसमें स्टेप्स हम डिस्कस करने से पहले एक चीज आपको बताना चाहेंगे कि अगर आप एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं तो फिर अलग बात है, लेकिन अगर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं, आपको बिजनेस करना है, तो फिर अलग तरह से समझिएगा इसको। दो पॉइंट्स हैं, एग्जाम में तो आप लिख ही पाएंगे, तो पहला इसका एडवांटेज है कि जैसे हम समझाएंगे आप एग्जाम में बहुत इजीली लिख सकते हैं। सेकेंडली, अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो आपको ये बात इससे पहले समझनी जरूरी है कि आपको डिमांड फोरकास्टिंग करनी है कि नहीं करनी है, क्योंकि देखिए, डिमांड फोरकास्टिंग एक बहुत ही महंगा टूल है, बहुत ही महंगा मेथड है। इसके लिए आपको कई बार प्रोफेशनल्स की सहायता लेनी पड़ती है। तो अगर आपका बिजनेस डिमांड करता है कि आप डिमांड फोरकास्टिंग यूज करें, मतलब उसको जरूरत है, अगर आप डिमांड फोरकास्टिंग यूज करने की जरूरत है तभी यूज करें, वरना ना करें इसको, क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम, बहुत ज्यादा मनी, बहुत ज्यादा मेहनत आपकी इसमें जाने वाली है। तो डिमांड फोरकास्टिंग किन को यूज करना चाहिए? सबसे पहली बात कि अगर आप बहुत छोटा प्रोडक्शन यूनिट मैनेज कर रहे हैं, जैसे कि आप बर्गर्स बना रहे हैं, पैटीज बना रहे हैं, या पकौड़ों की आपकी कोई शॉप है, या छोटा सा आपका कोई वेंडर है, आप वहां पे छोटा सा ठेला लगा रखा है, तो आपको शायद डिमांड फोरकास्टिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? डेली जब आप कस्टमर्स आते हैं आपकी शॉप पे तो आपको अंदाजा लग जाएगा कि आपकी डिमांड कितनी है या कितनी बिक्री होगी। जैसे अंडे वाले जो होते हैं, अंडे उबाल के देते हैं या ऑमलेट बना के देते हैं, रोड साइड जो वेंडर्स होते हैं, उनको पता चल जाता है ठेलों पे कि उनके कितने कस्टमर्स डेली आते हैं, कहाँ ज्यादा आते हैं, वो लगा लेंगे। फिर फूड ट्रक हुआ, फूड ट्रक में भी आप नॉर्मली पिज्जा बनाते हैं, बर्गर्स बनाते हैं या सैंडविचेस बनाते हैं, तब भी आपको पता चल जाता है। जैसे कि अगर ऑफ सीजन में है, आप कॉलेज स्कूल नहीं खुल रहे हैं और कॉलेज के पास आपने लगा लिया, तो बहुत ही कम सेल होने वाली है। और अगर वही कॉलेज चल रहा है, आपके पढ़ाई चल रही है स्कूल या कॉलेज में, वहां आपने फूड ट्रक खड़ा किया, तो ऑब्वियसली आपकी सेल्स ज्यादा होंगी। अब आती है बात बड़े प्रोडक्शन यूनिट्स की, जैसे कि आपका अमूल इंडिया है। अमूल बहुत अच्छे डेयरी प्रोडक्ट्स बनाता है इंडिया में, और पूरे ऑल ओवर इंडिया उसके प्रोडक्ट्स बिकते हैं। फिर किसान जैम है, सॉस है, किसान इंडस्ट्रीज है फूड और बेवरेज की। फिर आपकी जो है इसकी कोका कोला है, आपका पेप्सी है, बहुत सारी बेवरेज इंडस्ट्रीज हैं। तो ये सब क्या करती है, जैसे मैगी का पिछली बार एग्जांपल लिया था, तो अब यहाँ क्या होता है कि ये बहुत सारा प्रोडक्शन करती हैं, इनकी लाखों यूनिट एक दिन में एक फैक्ट्री में बन जाती है। तो अगर ये डिमांड फोरकास्टिंग ना करें तो इनका बहुत ज्यादा, एक दिन में इनका कई करोड़ का लॉस होने वाला है, हो सकता है इससे ज्यादा हो जाए। अलग अलग कंपनी के अलग अलग लॉसेस होते हैं। या फिर कोई बहुत बड़ी ब्रांडेड आपकी प्रोडक्शन लाइन है, अगर उसमें आपको डिमांड फोरकास्टिंग नहीं की तो आपको बहुत ज्यादा लॉस होने वाला है। तो देखिए, अगर आपका स्केल बहुत बड़ा है, बिजनेस आपका बहुत बड़े स्केल पे किया जा रहा है, बहुत सारी फैक्ट्रीज हैं, पूरे एक देश को कैटर कर रही है, नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पर आपको प्रोडक्शन करना है, वहां माल आपको सप्लाई करनी है, तो आपको डिमांड फोरकास्टिंग जरूर यूज करनी पड़ेगी। इसका मतलब क्या है कि लोकल और रीजनल बिजनेस में नॉर्मली लोग डिमांड फोरकास्टिंग टूल का सहारा नहीं लेते, लेकिन जितनी भी बड़ी प्रोडक्ट लाइंस होती हैं, जितनी भी बड़ी कंपनीज होती हैं, उनका R&D डिपार्टमेंट होता है और डिमांड फोरकास्टिंग हमेशा करते हैं। और देश में क्या हो रहा है, गवर्नमेंट क्या कर रही है, सेंट्रल बैंक की पॉलिसीज क्या है, विदेश में क्या हो रहा है, इंटरनेशनल मार्केट्स में क्या हो रहा है, स्टॉक मार्केट में क्या हो रहा है, ये सब चीजें आपकी डिमांड फोरकास्टिंग पे बहुत ज्यादा असर डालती है। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। देखिए, इकोनॉमिक्स बहुत ही सिंपल है, ये हमारे आसपास जितनी चीजें हो रही होती हैं, हम जो सब कुछ कर रहे होते हैं, ये नहीं कि पढ़ाई होती है, इससे अलावा कुछ भी नहीं है, क्योंकि इसका डेफिनेशन ही जाता है हाउस होल्ड मैनेजमेंट, यानी कि आप किस तरह अपने घर को मैनेज करते हैं, या आप अपने देश को या अपनी फैक्ट्रीज को या बिजनेस को कैसे मैनेज करते हैं। तो आसपास हमारे सब कुछ हो रहा है, ये एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, घबराने की जरूरत नहीं है, स्टेप बाय स्टेप हम आपको समझाएंगे, और एग्जाम हो या आपका बिजनेस हो, आपको बहुत सारी चीजें आसान हो जाएंगी। तो चलिए इसको शुरू करते हैं, टॉपिक को, स्टेप्स इन डिमांड फोरकास्टिंग। और दूसरी बात एक ध्यान रखेगा कि अगर टॉपिक इंटरेस्टिंग लग रहा है, अच्छा है और उसको समझ में आ रहा है, तो आप वीडियोस को आधी मत छोड़ा करिए कि आपको पूरा नॉलेज मिल जाए।
क्योंकि देखिए बहुत सारे हजारों लाखों वीडियोस यूट्यूब पे पड़ी हुई हैं और बहुत छोटी छोटी बहुत ब्रीफ, जैसे 4 मिनट में समझा दी डिमांड फोरकास्टिंग। ऑब्वियसली कोई भी समझा देगा, मैं भी समझा सकती हूँ, और इससे अच्छा आप बुक से देख के पढ़ लें, आपको वीडियो की क्या जरूरत है। अगर आप वीडियो देख रहे हैं किसी का तो बहुत आराम से सलीके से देखिए, पूरा देखिए, ताकि आपको समझ में आ सके वो टॉपिक और जिंदगी भर आपको याद रह सके कि हाँ डिमांड फोरकास्टिंग ऐसी चीज होती है और उसे यूज भी कर सके आप। ओके, तो देखिए डिमांड फोरकास्टिंग में जो स्टेप्स होते हैं, सबसे पहले क्लैरिटी ऑफ ऑब्जेक्टिव होता है, मतलब एम क्या है आपकी, आप क्या करना चाहते हैं डिमांड फोरकास्टिंग से अपनी से। तो पहला ऑब्जेक्टिव हो सकता है आपका एलोकेशन ऑफ फंड्स। देखिए बिजनेस बिना पैसे के नहीं होता, और पैसा आप अगर बिजनेस में इधर उधर कैसे भी खर्च करेंगे तो इसका मतलब क्या है, आप एक बिजनेस मैनेजर, अच्छे बिजनेस मैनेजर नहीं है, और आपका बिजनेस जल्दी ही इसका खामियाजा भुगतेगा और आपको लॉसेस होने शुरू हो जाएंगे। यानी कि हर एक कौड़ी, हर एक रुपया आपके बिजनेस में ऐसे खर्च होना चाहिए कि आपको मुनाफे की ओर ले जाए, लॉस की ओर ना ले जाए, क्योंकि अकाउंट्स जो ढंग से मैनेज नहीं करते बिजनेस, वो जल्दी डूब जाते हैं। तो आपको अकाउंट्स मैनेज करने के लिए पता होना चाहिए कि आपको अपने फंड्स को एलोकेट कैसे करना है। एलोकेट को कहते हैं आवंटन, यानी बांटना कैसे है, यानी कहां कितना खर्च करना है। जैसे कि आप देखिए, अब रॉ मटेरियल पे कितना करना है सब। अगर आप देखिए, आप बाजार गए, आप आलू के चिप्स की फैक्ट्री छोटी सी चलाते हैं, आपको लगा कि आलू भाई बहुत सस्ता मिल रहा है, आपके पास 1 लाख रुपए थे, आपने क्या करा 80,000 के आलू ही खरीद डाले, यानी कि उनका एडवांस दे दिया कि भाई किसान भाई जब आलू आ जाए आप हमारे 80,000 के आलू भिजवा देना। अब 80,000 के आलू अगर आपने खरीदे थोक में, इसका मतलब आपको वो कोल्ड स्टोरेज में रखने पड़ेंगे, या फिर जल्दी सड़ जाएंगे। इसका मतलब आपने विवेक से काम नहीं लिया, यानी आपने रैशनैलिटी से काम नहीं लिया, दिमाग से, और आपने एकदम 1 लाख रुपए में से 80,000 के तो रॉ मटेरियल खरीदी। अब आपका जो लेबर है, आपकी इलेक्ट्रिसिटी बिल आएगा, फोन का बिल आएगा, या आपकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होगी, या उसको तेल भी चाहिए भाई चिप्स को बनाने के लिए, वो कहां से आएगा। तो आपने सोचा नहीं, आपने ऐसे ही खर्च कर दिया। तो ये एलोकेशन ऑफ फंड्स आपका बिजनेस में बहुत जरूरी है। और अगर आपकी डिमांड फोरकास्टिंग आप यूज करें तो सब पहला ऑब्जेक्टिव एलोकेशन ऑफ फंड्स होता है। आपको रॉ मटेरियल पे कितना खर्च करना है, आपको लेबर पे कितना खर्च करना है, आपको कैसा लेबर चाहिए। देखिए लेबर क्या है, स्किल्ड है, अनस्किल्ड है, कैजुअल है। स्किल्ड यानी जो दक्ष हो अपने काम में, यानी कि जिसके अंदर एफिशिएंसी हो, जिसने टेक्नोलॉजी के लिए पढ़ाई लिखाई कर रखी हो। जैसे कि मैं बताती हूँ आपको, जो मशीन ठीक करे नॉर्मली वो स्किल्ड लेबर होता है। जैसे इंपोर्टेड मशीन आई है आपके यहाँ से, जैसे कोल इंडिया, माय फादर वाज इन कोल इंडिया, तो वहां पे रशियन मशीन्स आई थी बहुत सारी उस समय। इट वाज वे बैक इन 90s। ओके, सो वहां रशियन मशीन्स आई, तो रशियंस वहां पे आए थे उन्हें बताने के लिए कैसे ऑपरेट करना है, कैसे उस मशीन को असेंबल करना है। तो आज भी देखिए आपके हॉस्पिटल्स में बहुत बड़ी बड़ी मशीन्स आती हैं, बहुत सारे जो टेस्टिंग वगैरह होते हैं उनको असेंबल करने के लिए जापान से मशीन है, तो जापान से लोग आएंगे, टेक्नीशियंस आएंगे। इसका मतलब क्या है कि आपको उस लेबर पर यानी कि टेक्नीशियंस पे पैसा बहुत सारा खर्च करना पड़ेगा, वरना क्या होगा, वरना वो मशीन ही आप यूज नहीं कर सकते। तो आपको अपने बिजनेस के आधार पर देखना पड़ेगा कि आपको लेबर पे कितना खर्च करना है, आपको रॉ मटेरियल पे कितना करना है, आपको डिफरेंट हेड्स पे कितना खर्च करना है। तो दूसरी चीज है सेल्स प्रमोशन। अब सेल्स प्रमोशन आपको कहां करना है। देखिए नॉर्मली फूड ट्रक, और जैसे मैंने आपको एग्जांपल लिया ठेले का या कोई भी छोटा मोटा वेंडर है, तो उनमें नॉर्मली आप क्या है बहुत सारे एडवर्टीजमेंट या सेल्स प्रमोशन नहीं करने होते। नॉर्मली आप एक जगह पे खड़े हो जाते हैं, लोग देखते हैं कि आप कुछ बेच रहे हैं तो वहां खरीद लेते हैं। कॉलोनी के या मोहल्ले गली मोहल्ले के लोग वहां पे इकट्ठा होकर खरीद सकते हैं। लेकिन बड़ा बिजनेस है, रीजनल लेवल है, नेशनल लेवल है या इंटरनेशनल लेवल है, रीजनल लेवल पे भी नॉर्मली फोरकास्टिंग कम की जाती है, नेशनल और इंटरनेशनल पे ज्यादा की जाती है। यानी बहुत बड़ी फर्म्स होती हैं वो नॉर्मली डिमांड फोरकास्टिंग का यूज करती हैं। अगर आपका नेशनल लेवल पे या इंटरनेशनल लेवल पे करना है तो आपको डिमांड फोरकास्टिंग जरूर करनी पड़ेगी। और अगर सेल्स प्रमोशन कैसी करनी है, देखिए अगर किसी बहुत बड़े ब्रांड की आपको सेल्स प्रमोशन करनी है तो या तो आप सेलिब्रिटी को उसमें लेंगे, आप सेलिब्रिटी को लेंगे तो आपके 1 करोड़ रुपए तो उसकी फीस ही होगी। जैसे ऐश्वर्या राय जी को ले लिया आपने, ऋतिक रोशन जी को ले लिया आपने, कोई भी सुपरस्टार या सेलिब्रिटी को लिया तो उनकी जो एडवर्टीजमेंट करने की, धोनी जी को ले लिया आपने, क्रिकेटर हैं, विराट कोहली जी हैं, किसी को भी लेंगे आप तो नेशनल लेवल पे या इंटरनेशनल लेवल पे जब मार्केटिंग करेंगे तो वो बहुत ज्यादा महंगा आपको बैठने वाला है एडवर्टीजमेंट। ठीक है, तो आपको जब इतना महंगा एडवर्टीजमेंट करना है तो आपको देखना तो पड़ेगा ना कि आप खर्चा कहाँ करना है। डिमांड फोरकास्टिंग पहले कर लो, क्या उस चीज की डिमांड है भी कि नहीं है, या उस चीज की डिमांड बढ़ सकती है कि नहीं बढ़ सकती, ये ऑलरेडी इतनी ज्यादा है कि आपको एडवर्टीजमेंट करने की जरूरत नहीं। जैसे हम आपको बता सकते हैं कि जैसे आईफोन है,
उसकी अपनी ब्रांड कैटेगरी है, अपनी ब्रांड लॉयल्टी है, और उसका इतना क्रेज है कि जिसके पास पैसा वो आईफोन खरीद ही लेगा। आपको उसको इतना ज्यादा मार्केटिंग करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपकी प्रोडक्ट नई है तो आपको मार्केटिंग करने की जरूरत है, लेकिन उसके लिए भी आपको देखना पड़ेगा कि आपकी प्रोडक्ट बाजार में बिकेगी कि नहीं बिकेगी। ओके, देन प्राइसिंग। अब प्राइसिंग, मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक। मोनोपोली मार्केट हमने पहले ही पढ़ चुके हैं, आप देख सकते हैं, अपनी बुक्स में देख लें, या फिर अभी वीडियो हमने इसकी नहीं बनाई मैनेजर इकोनॉमिक्स में, लेकिन इसकी 12th की जो सीरीज है उसमें हमने वीडियो बना रखी है मोनोपोली की। मोनोपोली हम मोटा मोटा बता देते हैं कि मोनोपोली एक ऐसा मार्केट होता है जहां एक ही प्रोड्यूसर होता है। जैसे आपके इंडियन रेलवेज अकेली प्रोड्यूसर है, यानी अकेली रेलवे की सर्विसेज देने वाली अकेली एक एजेंसी है, तो मोनोपोली, उसकी मोनोपोली है मार्केट में। वो रेलवे के टिकट चाहे कितने बढ़ा दे या कितने भी घटा दे, उसकी मर्जी, क्योंकि उसे पता है उसकी डिमांड होने ही वाली है। लेकिन अगर आप अकेले ऐसे, जैसे अभी कोविड-19 के टाइम पे वैक्सीन आए थे, ठीक है, तो वहां वैक्सीन जो है वो एक ही तरह का वैक्सीन पहले निकला था, इसका उसकी मोनोपोली, यानी अकेला सेलर था वो। अब अकेले सेलर को चाहिए कि वो डिमांड फोरकास्टिंग करे, लेकिन कोविड-19 के टाइम पे तो लोग मांग ही रहे थे अपने आप ही, तो ना तो देखिए उसका एडवर्टीजमेंट हुआ, गवर्नमेंट ने ही अपने आप ली वैक्सीन और सबको लगवा दी, क्योंकि वो एसेंशियल कमोडिटी थी। लेकिन अगर कोई ऐसी प्रोडक्ट आप मार्केट में ला रहे हैं, ऐसी प्रोडक्ट ला रहे हैं जिसका कोई मार्केट नहीं है, जो पहले से फेमस नहीं है, लेकिन आप ही के पास है, मान लीजिए कैंसर अभी भी लाइलाज बीमारी है, एड्स अभी भी ऐसी बीमारी है जिससे बहुत सारे लोग मरते हैं या उससे इन्फेक्ट हो जाते हैं। अगर आपकी एड्स की कोई ऐसी मेडिसिन है कि किसी भी स्टेज पर, लास्ट स्टेज पे भी है, वो बच जाएगा, तो उसमें क्या होगा कि आपकी जो वैक्सीन है वो मनचाहे दामों पे आप बेच सकते हैं, मतलब बहुत ज्यादा प्राइस भी रखेंगे तो भी आप बेच सकते हैं। जैसे आपने 10-20 हजार या 50 हजार उसका एक वैक्सीन का, एक डोज का प्राइस रखा, तो वो वैक्सीन बिक जाएगी। ऐसे कैंसर है, उसकी मेडिसिन अगर कोई आए तो बिकेगी। और आप मोनोपोलिस्ट, यानी अकेले पूरे इंडिया में या वर्ल्ड में अकेले इंसान है, अकेले प्रोड्यूसर है जो सेल कर रहे हैं, तो आपकी बल्ले बल्ले है। उसमें आपको डिमांड फोरकास्टिंग की ज्यादा यूज करने की जरूरत है, लेकिन आपको थोड़ी बहुत एडवर्टीजमेंट की जरूरत पड़ जाएगी वहां पे। ओके, देन इन्वेंट्री। अब इन्वेंट्री का मतलब हाँ, ये हो गया मोनोपोलिस्टिक, सॉरी रह गया यहाँ पे। मोनोपोलिस्टिक जैसे कि नॉर्मल मार्केट्स हम देखते हैं, बाजार देखते हैं, बहुत सारी फर्म्स होती हैं यहाँ पे, बहुत सारे बायर्स होते हैं, बहुत सारे प्रोड्यूसर्स होते हैं। जैसे कि आपका मोनोपोलिस्टिक में देखिए बिस्किट्स बनाने वाली कंपनियां बहुत सारी है इंडिया में, ये स्टेशनरी बनाने वाली कंपनी बहुत सारी है इंडिया में, अब चाय बनाने वाली भी बहुत सारी, चाय का जो प्रोडक्शन करती हैं, कॉफी वाली इतनी नहीं है, लेकिन स्टेशनरी हुआ, पेन हुआ, पेंसिल हुआ, ये सब बहुत सारी कंपनीज बनाती हैं, रीजनल लेवल पर भी वैसे भी बनाती हैं। तो यहाँ क्या है, यहाँ बहुत ज्यादा कंपटीशन होता है। अब देखिए आप साबुन बनाने वाली बहुत सारी हमारी वैरायटी है साबुन की, अब उनके प्राइस कैसे होते हैं, साबुन के प्राइसेस देखिए नॉर्मल रेंज, जैसे निरमा हो गया, गोदरेज हो गया, लक्स हो गया, ये नॉर्मल एक रेंज की साबुन है। फिर आपकी पियर्स हो गया, डव हो गया, ये सब थोड़े हायर एंड की साबुन है। या इससे और भी जो मेडिकेटेड सोप्स होती हैं, आजकल बहुत ज्यादा ऑर्गेनिक सोप्स आती हैं, उनके 500-700 एक सोप का जो केक होता है उतना महंगा होता है। तो आप देखेंगे कि आप में कंपटीशन ज्यादा है, तो वहां आपको प्राइसिंग स्ट्रेटेजी अपनानी बहुत अच्छी से पड़ती है। जैसे साबुन अगर बिक रही है मार्केट में, अब लक्स है, गोदरेज नंबर 1 है, या रेक्सोना है, या बहुत सारी सोप है, आई डोंट रिमेम्बर देम एग्जैक्टली। तो वहां पे क्या है, आपको प्राइसिंग ऐसे रखनी पड़ेगी कि आपके ज्यादा भी ना हो जाए बहुत ज्यादा, और कम भी ना रह जाए प्राइस। अगर ज्यादा हो जाएंगे देखिए तो लोग आपकी चीज नहीं खरीदेंगे, महंगी हो गई आपकी चीज और क्वालिटी ऐसी उन्हें दूसरी मिल जाएगी तो नहीं खरीदेंगे। अगर आपकी कम प्राइस हो गए तो लोग आएंगे तो सही, लेकिन बाकी कंपनीज भी फिर प्राइस घटा देगी, तो आपको प्राइस कंपटीशन होता है नॉर्मली ऐसे मार्केट्स में। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आप डिमांड फोरकास्टिंग में यूज कितनी करें, यहाँ पे करनी जरूरी है मोनोपोलिस्टिक में, इसमें इतनी जरूरी नहीं है आपकी डिमांड फोरकास्टिंग। देन इन्वेंट्री, स्पेशल सीजन, न्यू ईयर, फिर आपका मैरिज सीजन है इंडिया में, मैरिज सीजन है, फिर फेस्टिव सीजन है, ठीक है। अब ये सब जो सीजन्स हैं, ये ओकेजन्स हैं, स्पेशल टाइम पीरियड्स हैं, आपकी डिमांड में बहुत असर डालते हैं। लेकिन अब आपकी कंपनी कुछ भी प्रोड्यूस कर रही है तो आपको देखना पड़ेगा कि इस सीजन में मेरी डिमांड की कितनी ज्यादा, मेरी प्रोडक्ट की कितनी डिमांड है। न्यू ईयर, नए साल में किस किस चीज की डिमांड होती है, ग्रीटिंग कार्ड्स की होती है। अब तो ग्रीटिंग कार्ड में वैसे कम जाते हैं, लेकिन फिर भी लोग देते हैं ग्रीटिंग कार्ड्स। सॉफ्ट टॉयज की होती है, कार्स की बढ़ जाती है, फूड आउटलेट्स की बहुत डिमांड हो जाती है, जैसे फूड एंड बेवरेज इंडस्ट्री की हो जाती है, लोग पार्टीज करते हैं, पब्स में जाते हैं या फंक्शंस करते हैं, तो पार्टी हॉल्स की बहुत ज्यादा बुकिंग हो जाती है।
देन मैरिज सीजन में तो सब चीज की डिमांड बढ़ जाती है। देखिए कपड़े, ज्वेलरी, कर्टेन्स, आपके एसेसरीज, आपकी कार्स, आपकी बहुत जितनी भी चीजें हैं मार्केट में ज्यादा बिकनी शुरू हो जाती हैं। देन फेस्टिव सीजन, अब इंडिया में दिवाली सीजन देखिए अमेजोन का बिग बिलियन सेल होता है, फ्लिपकार्ट भी अपनी सेल ऑर्गेनाइज करता है। क्यों करते हैं? क्योंकि सभी जानते हैं कि इंडिया एक ऐसा देश है जहां फेस्टिवल्स बहुत धूमधाम से मनाए जाते हैं। दिवाली एक ऐसा बड़ा फेस्टिवल है जहां लगभग पूरा हिंदुस्तान दिल खोल के खर्च करता है। उस समय आपको बहुत जरूरी कि आप आकलन करें, पूर्वानुमान लगाएं अपनी डिमांड का, वरना आप पिछड़ जाएंगे, लॉसेस हो जाएंगे आपको। देन प्रोडक्ट सिलेक्शन, अब प्रोडक्ट सिलेक्शन देखिए याद रखिएगा कि कंज्यूमर गुड्स के लिए भी डिमांड फोरकास्टिंग होती है, कैपिटल गुड्स के लिए भी होती है। कंज्यूमर गुड कौन से होते हैं? जो कंज्यूमर्स यूज करते हैं, सिंपल। जैसे फिनिश गुड्स, जैसे ये ब्लेजर है, कंज्यूमर गुड है। कैमरा है, कंज्यूमर गुड है, जो हम नॉर्मल कैमरास यूज करते हैं। चेयर, कुशन, आपका लैपटॉप्स, आपके बूफर्स, आपकी वॉचेस, ये सब क्या, सूटकेसेस, ये क्या है? कंज्यूमर गुड्स है। फिनिश प्रोडक्ट्स है मार्केट में जो रेडी टू सेल है, मार्केट में बिकती हैं, वो कंज्यूमर गुड्स होती हैं। देन कैपिटल गुड्स, कैपिटल गुड्स में मशीन्स आ गए, आपके इंटरमीडिएट गुड्स आ गए। मशीन्स क्या है? जो आपकी जैसे कैमरा बनता है तो इसके लिए बहुत सारी मशीन्स की यूज है। जैसे कार बनती हैं तो कार के लिए आजकल तो रोबोट्स यूज होने लगे हैं, उनके जो पार्ट्स हैं, स्पेयर पार्ट्स हैं, उनको बनाने के लिए बहुत सारी मशीन्स यूज होती है। तो यहाँ पे कैपिटल गुड्स की डिमांड कौन करता है? प्रोड्यूसर्स करते हैं ऑब्वियसली, और प्रोड्यूसर्स करते हैं तो उनके लिए देखिए प्रोडक्शन हाउसेस ही डिमांड करते हैं। जैसे बिस्किट बनाने वाले मोल्ड्स होते हैं या बेकिंग करने वाले बहुत बड़े बड़े जायंट ओवन्स होते हैं, उनकी डिमांड कौन करेगा? हम तो करेंगे नहीं भाई, इतने बिस्किट हम कहाँ से खाएंगे? तो कौन करेगा? उनका बिजनेस हाउसेस या प्रोड्यूसर्स डिमांड करेंगे। तो आप कौन सी प्रोडक्ट बनाते हैं, कौन सी मशीन, अगर आप मशीन्स बना रहे हैं, कैपिटल गुड्स बना रहे हैं, तो आपको देखना पड़ेगा कि इंडिया में कितने ऐसे लोग हैं जो इतने बड़े बड़े ओवन्स यूज करते हैं, कितनी बेकरीज है, तो आपको उनका सर्वे करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप ओटीजी बनाते हैं, अगर आप माइक्रोवेव बनाते हैं, तो आपको ये देखना पड़ेगा कितने लोग नॉर्मली हमारा ओवन खरीद सकते हैं, या पिछले साल किस मार्केट, जैसे दिल्ली में या साउथ दिल्ली में किस 2022 में कितने लोगों ने ओटीजी डिफरेंट ब्रांड्स के खरीदे थे। इसका डेटा नॉर्मली अवेलेबल हो जाता है कंपनीज को। या आपकी कंपनी है, आप सपोज आईएफबी का ओटीजी बना रहे हैं, या आपका किसका, हमारा ओटीजी फिलिप्स का है, तो फिलिप्स का ओटीजी अगर बनाए तो फिलिप्स ये देखेगी कि उसके कितने ओटीजी दिल्ली में बिके और अगले साल कितने चांसेस है कि ओटीजी बिकेंगे या नहीं बिकेंगे। ठीक है, तो वो डिमांड फोरकास्टिंग करेगी। ऐसे मशीन्स की डिमांड फोरकास्टिंग होती है। देन सिलेक्शन ऑफ मेथड, अब मेथड देखना पड़ेगा कि आपको क्या करना है। जैसे कि एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन, एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन अगर आपको सिलेक्शन मेथड के लिए यूज करना के लिए आपको पहले एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन देखना पड़ेगा। जैसे आपको प्राइसिंग देखनी है, सेल्स प्रमोशन देखनी है, ये देखना पड़ेगा। देन पीपल कैन टॉक या कम्युनिकेट, अब ये मैंने क्यों डाला है, देखिए आपको जब सर्वे करना होता है तो आपको देखना होता है कि आपका कंज्यूमर कैसा है, या जिनका सर्वे करना वो लोग कैसे हैं। अगर वो लोग बहुत शाय हैं, आपको आंसर ही नहीं देंगे, तो दिक्कत है। अब मेथड्स में हम ये चीज डिटेल में डिस्कस करेंगे, वन बाय वन डिफरेंट वीडियोस बनाएंगे। अब देखिए अगर लोग आपको कम्युनिकेट कर सकते हैं तो ही आपको डेटा मिलेगा, वरना आप डिमांड फोरकास्टिंग नहीं कर सकते। दो तरह की चीजें होती हैं, या तो आप ओपन सर्वेस कर लीजिए, जैसे मॉल्स में कभी आप गए होंगे, कुछ लोग पेपर पेन लेकर, क्वेश्चनियर लेकर आपके आगे पीछे घूमेंगे, मैडम आप क्या खरीदारी करने की सोच रही हैं, नए साल में आप क्या क्या करेंगी, इस तरह से सर्वे कर सकते हैं। लेकिन आप देखिए कुछ चीजों पे लोग बोलेंगे, कुछ पे नहीं बोलेंगे। अब जैसे सपोज आप मुझे पूछिए, वैसे मैं स्मोक नहीं करती, लेकिन अगर मैं स्मोक करती भी होती और ड्रिंक भी करती होती, तो डायरेक्टली अगर आप मुझसे पूछेंगे कि मैम आप कितनी सिगरेट एक महीने में पी लेती हैं, तो ऑब्वियसली मैं आंसर नहीं देने वाली डायरेक्टली इसका। क्यों बताऊं भाई, मैं मेरा पर्सनल मामला, मैं छुप के पीऊंगी ना किसी खोपचे में जाके, मैं क्यों पीऊंगी सामने किसी के। जैसे ड्रिंक करनी तो मैं रात को अपने कमरे में पीऊंगी, मैं क्यों पीने वाली हूँ। ऐसे ही लोग सिगार पीते हैं, सिगरेट्स पीते हैं, या कुछ भी ऐसा काम करते हैं जो सोशली एक्सेप्टेबल नहीं है, तो उसके लिए लोग आंसर नहीं देने वाले, वहां पे आपको आंसर्स डायरेक्ट नहीं मिलने वाले। या फिर जैसे कि इनकम लेवल्स, नॉर्मली इनकम लेवल्स अगर हम दोस्तों को बताते हैं, तो अगर कोई, मैं 1 लाख सपोज अर्न करती हूँ पर मंथ, अगर प्रोफेसर हूँ मैं अर्न करती हूँ, तो मैं हो सकता है 1,20,000 बता दूं, 1.5 लाख या 2 लाख बता दूं। इनकम नॉर्मली जब दोस्तों में बताते हैं लोग तो ज्यादा बता देते हैं, नोटिस किया होगा आपने। लेकिन अभी वही इनकम टैक्स वाला पूछ ले वकील आपसे, या कोई गवर्नमेंट एजेंसी आ जाए आपसे सर्वे करने, तो मैं सिंपली बताऊंगा 2-2.5 लाख रुपए साल के। तो हमारी नॉर्मल टेंडेंसी है कि हम जगह जगह पे अलग अलग जवाब दे देते हैं, बहुत ही कम लोग हैं जो सही जवाब देते हैं।
तो आप ये बात याद रखिएगा, आपको सर्वे किन लोगों का करना है, लोग सच बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, किस बात का आंसर डायरेक्टली दे सकते हैं, नहीं दे सकते हैं। तो ये भी आपको सिलेक्शन मेथड के टाइम पे ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ती है, कौन सा मेथड आपको यूज करना है। तो मेथड हम बाद में डिस्कस करेंगे। यानी कि आपको सिलेक्शन मेथड को सिलेक्शन करने के लिए पहले ध्यान रखना है कि एरिया क्या है इन्वेस्टिगेशन का, आपको प्राइसिंग करनी है, एडवर्टीजमेंट करनी है, सेल्स प्रमोशन करना है, क्या करना है, कौन से मार्केट में आपको देना है, ठीक है, एलोकेशन रिसोर्सेज करना है। देन लेवल ऑफ एक्यूरेसी, देखिए ये बहुत जरूरी है ध्यान में रखना। बहुत ज्यादा एक्यूरेसी के लिए आपको बहुत सोफिस्टिकेटेड मेथड यूज करना पड़ेगा, यानी कि मैथमेटिकल या स्टैटिस्टिकल मेथड तक भी जाना पड़ सकता है। अगर आपको देखिए एक्यूरेसी ज्यादा नहीं चाहिए, हम अंडे बेच रहे हैं, सपोज मेरा ठेला है, मैं अंडे बेचती हूँ, ऑमलेट बनाती हूँ, तो मुझे जरूरत नहीं है कि मैं डिमांड फोरकास्टिंग में लाख रुपए बर्बाद करूँ या 2,000 भी दूं, मैं तो 200 रुपए ला दूं, बिलीव मी। क्यों भाई, जिसको अंडे की जरूरत होगी इधर से गुजरेगा और बाजार से ले लेगा। अब मैं उसके लिए सर्वे क्यों कराने वाली हूँ कि भैया तुम अंडे खाओगे, ऑमलेट खाओगे, सैंडविचेस खाओगे, नो वन इज गोइंग टू आस्क, ठीक है। इसके अलावा अगर मेरा कोई बहुत बड़ा प्रोडक्शन हाउस है और मैं डायमंड की ज्वेलरी बनाती हूँ, भाई डायमंड की ज्वेलरी इतनी ज्यादा महंगी होने वाली है, उसको जौहरी लगाने वाली हूँ मैं, उसकी जो कट्स के डिजाइन होते हैं, कंप्यूटर्स पे लोग बैठने वाले हैं, छोटी सी फर्म खोलने के लिए भी मुझे कम से कम कई करोड़ रुपए इकट्ठे करने पड़ेंगे, तब मैं ऐसी फर्म खोल सकती हूँ कि हाँ जो ज्वेलरी में डील कर सकती हूँ, ज्वेलरी डिजाइन में डील करती हो, तो बहुत एक्सपेंसिव चीजें हैं वो। और मार्केट में अगर ट्रेंड बदलता है तो बिलीव मी ज्वेलरी के डिजाइन बदलते हैं, और फिर जो पुरानी ज्वेलरी है या तो आपको वो कम दामों में लोग नहीं बेच सकते, उसको दोबारा ही बनाना पड़ता है कई बारी, या फिर पता नहीं क्या करते हैं, आई डोंट नो मच अबाउट दैट। लेकिन डायमंड्स बहुत महंगे होते हैं, उनके मोल्ड्स बहुत महंगे होते हैं, उनमें जो कारीगर काम करते हैं बहुत महंगे होते हैं, तो वहां डिमांड फोरकास्टिंग यूज करनी पड़ेगी, बहुत अच्छा मेथड यूज करना पड़ेगा। यानी लोग सर्वे करेंगे, कई सारे मेथड एक साथ भी यूज करते हैं, जैसे कि हम यहाँ बताएंगे, लोग 2-3 मेथड में तो क्रॉस चेक कर रहा है। जैसे कि आपको पार्टी में जाना है, आपने मम्मी से एक बार पूछा कि भाई हम जाए पार्टी में, तो मम्मी ने कह दिया हाँ ठीक है, मम्मी से पैसे ले लिए, वो क्रॉस चेक कर लिया, पैसे हैं मतलब ठीक है, मम्मी की परमिशन है ठीक है। लेकिन पापा, हो सकता है पापा मना कर दे, तो आप क्या करेंगे, पापा को पापा आज मुझे पार्टी जाना फ्रेंड्स के साथ, तो क्रॉस चेक आपने क्या किया, 3 मेथड यूज कर लिए। आपने मम्मी से पूछ लिया, आपने पापा से पूछ लिया, आपने पैसे भी इकट्ठे कर लिए, सब कर लिया, फ्रेंड से फिर पूछा भैया फ्रेंड भी जाएंगे कि नहीं जाएंगे, तो 3 मेथड यूज किया आपने, 3 तरह से आपने अपने तसल्ली कर ली, भाई पार्टी होनी ही है आज, ठीक है, पार्टी कैंसिल करने वाला कोई नहीं। इसी तरह यहाँ पे भी आप अगर डिमांड फोरकास्टिंग करते हैं, बहुत महंगी चीजें बेचते हैं, जैसे डिमांडेड, जैसे आपकी पेंटिंग्स है, बहुत हाई एंड पेंटिंग्स है, बहुत बड़ा कोई आपको एग्जीबिशन करनी, तो आपने देखना है कि वहां पेंटिंग लवर्स रहते हैं कि नहीं रहते। पता चला आपने ऐसे एरिया में पेंटिंग्स की जो एग्जीबिशन लगा दी जहाँ कोई आर्ट लवर ही नहीं है, लोगों को पता नहीं, एस्थेटिक सेंस ही नहीं है, कोई जा ही नहीं रहा पेंटिंग हाउस में या सॉरी एग्जीबिशन में, तो आप क्या करेंगे, वहां मत लगाइए, बिलीव मी कुछ नहीं बिकने वाला पेंटिंग। द लग्जरी ब्रांड्स, जहां लग्जरी ब्रांड्स आप प्रोड्यूस करते हैं, सपोज आप बहुत बड़ी हाई एंड लग्जरी ब्रांड्स प्रोड्यूस करते हैं, तब भी आपको डिमांड फोरकास्टिंग का सहारा लेना पड़ेगा। ज़ारा है और आपकी गुच्ची है, गबाना है, ये सब नॉर्मली यूज करेंगे इन सबको। देन आपका कार्स, विंटेज कार्स हो गई आपकी, और बहुत सारी हाई एंड जो कार्स हैं, जैसे कि आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली, दुबई के एक शेख है, उन्होंने प्लैटिनम की कार बनवाई, गोल्ड की कार बनवाई, सोने की कार बनवाई, उसमें प्लैटिनम की जब प्लेटिंग कराई, जो भी है कोटिंग कराई, तो अब ऐसी कार तो भाई एक ही बनेगी। तो या फिर आप ऐसी फरारी वगैरह बनाते, तब भी आप डिमांड फोरकास्टिंग नॉर्मली यूज करते हैं। देन अब आए हम मेथड्स पे। अब इन मेथड्स को हम यहाँ डिस्कस आज नहीं करने वाले, वीडियो बहुत लंबी होने वाली है, और ना ही ये मेथड्स आपको एक साथ ग्रास्प होने वाले, तो हम एक दो मेथड्स हर वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, पर इनको एक साथ देख लेते हैं आज। नॉर्मली कॉमन मेथड्स होते हैं, स्टैटिस्टिकल मेथड्स होते हैं डिमांड फोरकास्टिंग में। तो कॉमन मेथड्स कौन कौन से हैं, सर्वे ऑफ बायर्स इंटेंशंस। बायर्स इंटेंशंस वर्ड से आपको कुछ समझ में आ रहा है, बायर्स इंटेंशन यानी क्या चाहते हैं, क्या उनकी मंशा है, तो सर्वे करना यानी उनका डेटा इकट्ठा करना, उनसे पूछताछ करना कि भैया तुम क्या चाहते हो। बायर, देखिए कस्टमर क्या है, मार्केट में किंग होता है। अब बायर से अगर आप नहीं पूछेंगे तो किससे पूछेंगे क्या खरीदने वाला है। सपोज मुझसे पूछा जाए कि मैम क्या आप अगले साल एक नया कैमरा खरीदेंगी, तो मैं ही तो बता सकती हूँ मैं खरीदूंगी कि नहीं खरीदूंगी, मेरा मन नहीं, मैं नहीं खरीदने वाली। अब मन की बात छोड़ दीजिए, कभी पैसा नहीं होता, हमें कई बार जरूरत नहीं होती, तो बहुत सारी चीजें, या मेरे हिसाब का ब्रांड नहीं मिल रहा, या बहुत महंगा है, कुछ भी हो सकता है, तो मैं ही बता दूं कि मेरे मन में क्या है, मैं ही बता सकती हूँ। इसका मतलब क्या है,
कंज्यूमर ही बता सकता है बेहतर तरीके से कि वो आगे क्या खरीदने वाला है, नेक्स्ट ईयर क्या खरीदने वाला है। जैसे कि सपोज हम अपने किसी भाई बहन के बच्चे की शादी करना चाहते हैं, तो हम ही तो जानेंगे ना हमारी फैमिली में क्या होने वाला है, शादी करेंगे नहीं करेंगे। अब ये तो बाहर से डेटा कोई कंपनी देने वाली नहीं है। तो सर्वे ऑफ बायर्स इंटेंशन बहुत ही अच्छा मेथड है बताने के लिए कि डिमांड अगले साल या अगले कुछ समय में क्या होगी। नॉर्मली अभी देखिए, सर्वे ऑफ बायर्स इंटेंशन नॉर्मली शॉर्ट रन में यूज किया जाता है, यानी 2 4 6 महीने तक की डिमांड या साल भर तक की डिमांड आपको बता सकता है, इससे लंबे समय की नहीं बताएगा। कलेक्टिव ओपिनियन मेथड, कलेक्टिव ओपिनियन मेथड, ओपिनियन कौन दे सकता है? देखिए, कंज्यूमर्स ओपिनियन नहीं देंगे, वो अपनी मंशा बताएंगे। ओपिनियन कौन दे सकता है? थोड़ा सा जानकारी रखता हो, जैसे सेल्समैन होते हैं, इसमें नॉर्मली हम सेल्समैन से इंटरव्यू करते हैं या उनके पास जो डेटा है उससे हम पता लगाते हैं कि डिमांड आने वाले समय में कितनी होने वाली, तो उनकी ओपिनियंस लेते हैं। जैसे कि मारुति के मुंबई में ही सपोज 100 शोरूम है, 100 के आसपास ही होंगे, और उन्होंने justdial.com पे रजिस्टर कर रखा सबने। तो जब भी कोई कार बिकती है या आपको कार चाहिए तो justdial.com पे आप जाइए और वहां से इंक्वायरी कर सकते हैं। ऐसे डिफरेंट वेबसाइट्स हैं जिन पे डिफरेंट कार्स के शोरूम या डिफरेंट ब्रांड्स के शोरूम अपने आप को रजिस्टर करते हैं। तो वहां पे क्या है, आपको सेल्समैन का डायरेक्ट डेटा मिल जाता है। सेल्समैन ये भी बता सकते हैं कि आने वाले समय में या आने वाले सालों में या आने वाले प्रोडक्ट, जो भी प्रोडक्ट लॉन्च होने वाली है या प्रोडक्ट में जो प्राइस बढ़ने वाले हैं उसका असर क्या होने वाला है कंज्यूमर्स पर। क्यों? क्योंकि सेल्समैन या सेलर्स जो होते हैं वो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में रहते हैं कंज्यूमर्स की। तो पहला कौन? कंज्यूमर, जो मेन आइटम है हमारा, यानी कि जो किंग है हमारे मार्केट का, वो हमें अच्छी तरह बताएगा, या फिर सेलर जो उसे बेच रहा है वो अच्छी तरह बताएगा। देखिए, जैसे कि शॉप में, जैसे मैं सेल्स गर्ल हूँ, मुझे पता है कि मैं लड़कियों के सपोज कपड़े डील करती हूँ और मैं उनको देती हूँ कि कार्डिगन्स कैसे चाहिए या टॉप्स कैसे चाहिए, आजकल टॉप कौन से चल रहे हैं। तो कंज्यूमर गर्ल्स क्या है, मुझसे पूछेंगी कि मैम ये वाला टॉप है क्या आपके पास, या आपके पास इस कलर का टॉप है, या ऐसा ऐसा जो मटेरियल है वो आया है, इंपोर्टेड मटेरियल है क्या आया, कौन से ब्रांड्स है, वो डिफरेंट ब्रांड्स हमसे मांगे। तो हमें पता चल जाएगा कि जो गर्ल्स हैं आजकल की, जो नई जेंट्री है, जो न्यू एज वुमेन है, वो कैसे कपड़े डिमांड करती। तो देन इफ आई एम ए सेल्समैन आई कैन टेल यू द फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन। मैं आपको फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन दूंगी कि किस मार्केट में क्या चीज, मतलब लड़कियां क्या डिमांड करती हैं आजकल, जो कॉलेज गोइंग गर्ल्स हैं। अब देखिए, इसका जो डेटा है सेल्समैन का, पूरे हम एरिया से ले लेते हैं। जैसे सपोज हमें दिल्ली में फोरकास्ट करनी है, दिल्ली का हमें डेटा इकट्ठा करना है कि कितनी ब्रांडेड कपड़े बिकने वाले हैं या किस ब्रांड के कितने कपड़े बिक सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, डिफरेंट शोरूम्स में जाएंगे या डिफरेंट शोरूम्स के जो सेल्समैन है उन्हें कांटेक्ट करेंगे, उनसे डेटा पूछेंगे और उनका इंटरव्यू ले लेंगे, तो हमें एक फर्स्ट हैंड डेटा मिल जाएगा। इसको कहते हैं कलेक्टिव ओपिनियन मेथड। और उन सभी सेल्समैन की ओपिनियन को कलेक्ट करके हम एक नई राय बना सकते हैं। एक्सपर्ट ओपिनियन मेथड, एक्सपर्ट ओपिनियन मेथड को डेल्फाई मेथड भी कहते हैं। ठीक है, इसको हम डिटेल में बाद में सारी मेथड्स को डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी हम शॉर्ट में डिस्कस कर रहे हैं। एक्सपर्ट ओपिनियन, जैसे सपोज आई एम ए प्रोफेसर, आई एम एन इकोनॉमिस्ट, आई एम एन ऑथर। ओरिजिनली मैं यही हूँ, मैं सेल्समैन भी नहीं, मैं अंडे वाली ऑमलेट वाली भी नहीं हूँ, मैं ओरिजिनली यही हूँ, मैं प्रोफेसर हूँ और ऑथर हूँ। तो आप इकोनॉमिस्ट भी हो क्योंकि मैं बुक्स भी लिखती हूँ, आरबीआई की पे नजर रहती है, इस तरह हमारी नजर रहती है। तो हम ये जान सकते हैं कि आने वाले समय में हमारे देश में, इंडिया में, या आने वाले सीजन में कितनी डिमांड किस चीज की हो सकती है। तो हम क्या करेंगे, ऐसे ही लोगों को इकट्ठा करके, बहुत सारे लोगों को इकट्ठा करके, ऐसे एक्सपर्ट्स को, उनकी राय ले लेते हैं, और जब तक वो एक राय पे नहीं पहुंच जाते इस मेथड को रिपीट कर दिया जाता है। इसको हम डिटेल में बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो एक्सपर्ट ओपिनियन नहीं, एक्सपर्ट्स की राय पे जो मेथड हो उसको एक्सपर्ट ओपिनियन मेथड कहते हैं। बिजनेस बैरोमीटर्स, देखिए आपकी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट बढ़ जाए, आपका एम्प्लॉयमेंट लेवल अगर इकोनॉमी में अच्छा हो, लोगों की आमदनी बढ़ रही हो, लोगों की जो सैलरी है वो बढ़ रही हो, वेज रेट्स बढ़ रहे हो, इनकम बढ़ रही हो, बिजनेस बढ़ रहा हो, तो आप ये जान सकते हैं कि भाई मार्केट अच्छा चल रहा है, स्टॉक मार्केट्स अच्छे चल रहे हो, फ्लरिश कर रहे हो, बुलिश टेंडेंसीज हो, मतलब धीमा ना चल रहा हो, तो आप क्या कह सकते हैं कि आपका इंडिया में सब कुछ अच्छा है, लोग अच्छे से अपना खर्चा कर रहे हैं, इसका मतलब बिजनेस बूम करेगा, यानी बिजनेस इंक्रीज होगा। तो बिजनेस पैरामीटर्स क्या होते हैं, जो ऐसे मापदंड होते हैं इकोनॉमी में जो बता सकते हैं, जैसे इन्फ्लेशन बढ़ रहा है सपोज, ऐसी चीजें बता सकते हैं कि बिजनेस कितना आगे अच्छा रहेगा या बुरा रहेगा मार्केट में। तो बिजनेस पैरामीटर्स इन्हें कहते हैं, ये नाप सकते हैं। जैसे कि हमारा रेन गॉज है, वो रेन का नाप लेता है, जो थर्मामीटर है वो हमारा बुखार नाप लेता है। ऐसे बिजनेस पैरामीटर्स आपकी इकोनॉमी की कंडीशन, अर्थव्यवस्था की स्थिति नाप लेते हैं कि क्या होने वाला आगे। देखिए मैं एग्जांपल देती हूँ आपको, कोविड-19 के टाइम में बहुत सारे लोगों ने अपनी नौकरी खो दी।
अब नौकरी खो दी तो क्या हुआ, उनकी इनकम खत्म। अब इनकम खत्म है लोगों की तो खरीदारी क्या करेंगे। अब आते हैं हम स्टैटिस्टिकल मेथड्स पर। स्टैटिस्टिकल मेथड्स में क्या है, पहला है ट्रेंड प्रोजेक्शन मेथड, दूसरा है ग्राफिकल मेथड, तीसरा है लीस्ट स्क्वायर मेथड, चौथा कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट्स एंड पांचवा है स्टडी ऑफ जनरल इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। अब ये सारे जो मेथड्स हैं इनके लिए थोड़ा सा आपको मैथमेटिकल वे में समझाया जाएगा, डिटेल्ड वे में समझाया जाएगा, तो यहाँ मैं इनका डिस्क्रिप्शन देके आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगी। आप ये मेथड्स थोड़ा देख लीजिए। अगर आपको सिर्फ आंसर लिखना है तो आप इस हिसाब से थोड़ा लिख सकते हैं, इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगर आपको डिटेल में समझना है और एक एक मेथड को समझना है तो आगे जो आने वाले वीडियोस हैं उन पे थोड़ा नजर रखिएगा। Whenever I'll post them, just watch them and मैं कोशिश करूंगी जल्दी ही पोस्ट कर दूं उन्हें भी लगातार, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल, और ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ में। हमारा भी हौसला बढ़ता है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो वाकई पढ़ना भी चाहते हैं, डिटेल में समझना चाहते हैं। इसीलिए ये सीरीज हमने शुरू की है कि ताकि आपको कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरह समझ में आए, कि ताकि एग्जाम में भी आपको बहुत हेल्प मिल सके और डेली लाइफ में भी आपको समझ में आ सके कि इकोनॉमिक्स कोई हवा नहीं है, बहुत डिफिकल्ट सब्जेक्ट नहीं है, बहुत ही इजी सब्जेक्ट है। बस आपको थोड़ा सा समझने की जरूरत है कि कहाँ से ये क्या हो रहा है, ठीक है। थैंक यू सो मच, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।